न्यूज़ 7 आसन देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है हमारे प्रोग्राम खबरनामा में। सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहता हूं कि 2 दिन से हम अपना खबरनामा जो प्रोग्राम है वो लेकर के नहीं आ पाए। दरअसल मैं आउट ऑफ सिटी था किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से, और इस वजह से आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया। लेकिन अब आप फटाफट जुड़िए, और आज यूट्यूब पर लाइव नहीं है, हम केवल फेसबुक पर लाइव है, तो आप फटाफट जुड़ते चले जाइए और शेयर करते चले जाइए। दिन भर की तमाम खबरें और अपडेट भी आपको दूंगा। 2 दिन में क्षेत्र में क्या कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, इसके अलावा क्या अपडेट है शहर की, क्या कुछ चल रहा है, ओएसडी मैडम कितनी मेहनत कर रही हैं, दूसरी बात की प्रशासनिक लेवल पर क्या कुछ चल रहा है, राजनीतिक लेवल पर क्या कुछ चल रहा है, वो तमाम खबरें आप तक पहुंचाऊंगा। तो फटाफट आप लोग शेयर करते चलें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आज यूट्यूब पर नहीं है, केवल फेसबुक पर हैं। और बिल्कुल मेरे स्टूडियो से मैं लाइव कर रहा हूँ आज, है ना। तो फटाफट जुड़ते चलें सर। हाँ, अब बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद और शुक्रिया भाई, ठीक है ना। अच्छा, आवाज़ प्रॉपर आ रही है आप लोगों के पास में या कोई इशू आ रहा है? थोड़ा सा बता देना मुझे कि आवाज़ को लेकर के तो कोई इशू नहीं है। अजय भाई राम राम, बिल्कुल बिल्कुल। पुखराज बैरवा जी भाई राम राम, अजय जोशी जी राधे राधे, और बिंदास भाई नमस्कार, हुकम सिंह जी भारद्वाज जी नमस्कार नमस्कार सर। शेख अलीगंज जी, अलीगंज रोड पर पानी भरा है, बिल्कुल हमारे पास शिकायतें आ रही है सर, है ना। बिंदास भाई जी, ठीक है, हेलो। और इसके अलावा निर्मल गुप्ता जी, जय श्री श्याम। जौनवाल सूरज जी, 2 दिन से अटेंडेंस नहीं दे रहे हो? हाँ बिल्कुल, और मैंने शुरुआत में इसके लिए माफ़ी मांग ली भाई, है ना, क्योंकि मैं 2 दिन से बाहर था, यहाँ नहीं था, मैं जयपुर था, तो इस वजह से मैं वक्त नहीं दे पाया आपको, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आमिर खान जी नमस्कार। आवाज़ ठीक आ रही है ना? और थोड़ा सा ठीक करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आज एक तो लाइट की जो व्यवस्था है पूरे गंगापुर सिटी में वो बड़ी खराब रही, दिन भर खराब रही है। उसको लेकर के भी क्या अपडेट है वो मैं आपको जानकारी दूंगा। गड्ढों को लेकर के, जल भराव को लेकर के, पेच वर्क को लेकर के क्या अपडेट है वो आपको जानकारी दूंगा। इसके अलावा आज संभागीय आयुक्त जो है साबरमल वर्मा जी, वो गंगापुर सिटी आए थे, अधिकारियों की बैठक उन्होंने ली, वजीरपुर में उन्होंने जन समस्याओं जन सुनवाई भी उन्होंने की है। तो क्या कुछ वहां को लेकर के अपडेट है वो उनसे, उसके बारे में मैं अपडेट जरूर लूंगा आपसे और आपको जानकारी दूंगा। तो फटाफट जुड़े भाई, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग, हाँ सैकड़े तक पहुंचने चाहिए आज। 2 दिन से बड़े परेशान हो रहे खबरनामा के लिए। तंजीम कुरैशी जी कह रहे हैं माफी चाहते हैं सर, है ना। और आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतना इसका इंतजार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद आप सभी को और शुक्रिया। राजीव कृष्ण शास्त्री जी राधे राधे, सुरेश भोजवाल जी नमस्कार, दीपक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, और बुद्धराम सैनी जय श्री श्याम, और आमिर खान जी आवाज आ रही है, धन्यवाद सर, शुक्रिया। और सिया धाकड़ जी भाई नमस्कार और स्वागत है आपका भी। सिया भाई थोड़े से अपडेट रहे, है ना, आजकल आप फील्ड में सक्रिय बिल्कुल नहीं है, और मैं आपको लगातार अपडेट देता रहता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी आप, है ना, कवरेज नहीं कर रहे हैं। हिंडौन से ना कोई भ्रष्टाचार की खबर आ पा रही है, ना जन समस्याओं से जुड़ी हुई खबर आ पा रही है, ना क्राइम को लेकर के कोई खबर आ पा रही है। आज सुबह मैंने आपको भी अपडेट किया था कि शायद हॉस्पिटल का कोई मामला था, जहां किसी व्यक्ति को बोले साहब हत्या करके उसको फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है। तो आप लोग फटाफट जुड़े, तो अपडेट रहा करें थोड़ा सा, ये हमारी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग अपडेट नहीं रहेंगे तो फिर देखिए, पत्रकार अगर अपडेट नहीं रहेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है ये। डिवाइस ड्राइवर सॉफ्ट वाज नॉट सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, ये काम क्यों नहीं कर रहा भाई? अभी तो कर रहा था। फटाफट जुड़े सर और शेयर करते चलें, ठीक है ना। सिर्फ फेसबुक पर लाइव है आज, और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का धरना बिल्कुल जारी है इंदौर में। इस खबर को पूरी को मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। वजीरपुर की बिल्कुल खबर, अरविंद जी वहां सक्रिय हैं हमारे, और वो लगातार जैसी कोई खबरें भेजते हैं हमारे पास में, हम तुरंत वो खबर आपके पास तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं सर। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास खबर ना पहुंचे वजीरपुर की, उसको भी हम बिल्कुल अपडेट देते रहते हैं आपको। सुबह सिंह मीणा बड़ौदा से राम राम सर, और स्वागत है आपका भी। सुरेश सैनी हमारे साथ हैं भाई, शेयर करते चलना, है ना, लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े तो अच्छा लगेगा, हमको भी थोड़ा सा अपडेट देंगे, ठीक है ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फटाफट जुड़ते चले जाइए। चलिए खबरों का सिलसिला मैं शुरू करता हूं। आज तारीख है 13 जुलाई और बार है गुरुवार। क्या खबर है, पहले राष्ट्रीय लेवल की जो बड़ी खबर है वो आप तक पहुंचा देता हूं। और हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जीपीएस पब्लिक स्कूल, गायत्री पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और जीपीएस साइंस एकेडमी। कक्षा 1 से लेकर के 12 तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई का एक शानदार सा माहौल, और एडमिशन चालू है, ठीक है। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय लेवल की बड़ी खबरों से।
पाकिस्तान की सीमा हैदर और हिंदुस्तान का सचिन मीणा, इन दोनों की मोहब्बत की कहानी जो है परवान पर चढ़ती उससे पहले ही दोनों देशों के बीच में कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। जी हाँ, हम सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर अलग अलग तरीके से इनकी कहानी जो है ना वो पढ़ रहे हैं। सीएस जाखड़ जी कह रहे हैं कल पोस्टमार्टम होगा। हाँ, वहां बैठे हुए हैं, अभी भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा धरना देकर के बैठे हुए हैं। सुबह जब हमने इसकी ब्रेकिंग लगाई थी तो पता लगा था कि साहब एक अज्ञात युवती का शव जो है भीलापाड़ा रोड पर एक कुएं में मिला है ना। तो विस्तार से मैं जानकारी दूंगा आपको जब इस खबर पर आऊंगा मैं। अमिता मैम नमस्कार और स्वागत है आपका भी, राम राम। तो पाकिस्तान की सीमा हैदर और भारत का सचिन मीणा, इनकी मोहब्बत जो है वो परवान पर नहीं चढ़ पा रही है। दरअसल सीमा हैदर जो है उनकी मुलाकात जो हुई थी पबजी के माध्यम से सचिन मीणा के साथ में हुई। दोनों के बीच में मोहब्बत पनपने लगी और उसके बाद में सीमा जो है नेपाल आई और नेपाल के रास्ते फिर वो आई भारत के नोएडा में। सचिन मीणा के साथ उसने पशुपतिनाथ का जो मंदिर है नेपाल, वहां उसने शादी की, शादी को रजिस्टर्ड उसने करवाया। 4 बच्चों के साथ में वो यहाँ लेकर के आई थी और फिर नोएडा में अपने पति के साथ में वो रहने लगी। लेकिन जब पुलिस को इसका पता लगा तो दोनों को अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद में दोनों अब इस समय जमानत पर रिहा कर दिए गए। सीमा वापस पाकिस्तान लौटना नहीं चाहती, सचिन भी उसको यहाँ रखना चाहता है अपनी पत्नी के रूप में, पूरा सम्मान देना चाहता है। लेकिन अब समस्या यह है कि लगातार पुलिस को धमकियां मिल रही हैं, या ये कहें कि हिंदुस्तान को धमकियां मिल रही हैं। शेयर करते चलना भाई। सोएब पिलोदा जी कह रहे हैं कि सीमा जासूस भी हो सकती है, वो पुलिस जांच का विषय है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखता है, ठीक है ना। तो ये हमारा थॉट ऑफ परसेप्शन नहीं है कि वो जासूस है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी महिला ने हमारे यहाँ पनाह ली है, उसने हिंदू धर्म अपना लिया, वो सारे टर्म एंड कंडीशन जितनी भी नॉर्म्स हैं उनको सबको फॉलो करना चाह रही है। उसने कही वो वापस पाकिस्तान नहीं लौटना चाहती, लेकिन अब इसको आधार पर पुलिस को धमकियां मिलने लगी है। मैं आपको बताऊं, मुंबई पुलिस को कल फोन पर एक धमकी भरा कॉल आया है जिसमें कहा है कि या तो सीमा को वापस लौटाओ, नहीं तो 26/11 वाला जो कांड है वो भारत में किया जाएगा। इससे एक दिन पहले 11 जुलाई को बलूचिस्तान से भी एक आतंकवादी संगठन है, उसने वीडियो जारी किया था और उसने कहा था कि इसका अंजाम पाकिस्तानी हिंदुओं और गैर मुस्लिमों को भुगतना पड़ेगा अगर आपने सीमा को वापस पाकिस्तान नहीं लौटाया तो। जबकि सीमा ने रिक्वेस्ट की है प्रधानमंत्री मोदी से और योगी आदित्यनाथ से कि वो भारत में रहना चाहती है, अपना गुजर बसर अपने बच्चों के साथ यही करना चाहती है। अब आगे इसको लेकर के क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि सीमा और सचिन की मोहब्बत जो है अभी परवान नहीं चढ़ पाई है और ये गदर की जो लव स्टोरी है ना लगभग वैसी ही दोहराई जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्टेशन से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम है, भारत का बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। मैं आपको बता देता हूं कि लॉन्चिंग कल लगभग 2:30 बजे जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। चंद्रयान 24 या 25 अगस्त को चांद पर उतरेगा, जैसे भारत लॉन्च कर रहा है। और अगले 14 दिन यानी 24-25 अगस्त के अगले दिन 14 या 15 दिन जो है रोवर लैंडर के चारों ओर 360 डिग्री का एक सर्कुलर बनाएगा, घूमेगा, वहां से तस्वीरें भेजेगा और चांद पर राष्ट्र ध्वज फहराने वाला भारत चौथा देश होगा। जी हाँ, आपको याद होगा 2019 में भी चंद्रयान 2 के माध्यम से इसको सफल करने का प्रयास किया था, लेकिन उनकी जो लैंडिंग थी वो गड़बड़ हो गई थी, वहां जाकर के गड़बड़ हो गई थी। और आपको याद होगा वो सीन, वो वीडियो जब प्रधानमंत्री मोदी ने वहां जाकर के और इसरो के जो अध्यक्ष हैं, जो मेन वैज्ञानिक हैं जिनके नेतृत्व में किया गया था, वो रोने लग गए थे और उनकी पीठ थपथपाई थी गले लगा करके कि आपने प्रयास अच्छा किया था लेकिन कोई बात नहीं, असफल हो गए। और 2019 के बाद से लगातार वैज्ञानिक इसको सफल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और अब उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द ये लॉन्च हो जाए और भारत इसमें माइलस्टोन जो है साबित कर दे और इतिहास रच दे। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जबरदस्त बारिश हो रही है उत्तरी भारत में और लगातार हमारे पास खबरें आ रही हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर ज्यादा चल रहा है, 3 मीटर ऊपर ज्यादा चल रहा है। एनडीआरएफ की 12 टीमें वहां तैनात की गई है। कई निचले इलाके जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं और 5 से 6 फीट पानी जो है वो कई निचले इलाकों में भरा हुआ है। 16,000 लोग अब तक रेस्क्यू वहां से कर लिए गए हैं, निचले इलाकों से रेस्क्यू कर लिए गए हैं, उनको हटा दिया गया है वहां से।
और बाहरी राज्य के लोगों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया है कुछ समय के लिए, क्योंकि अभी एक अलग लड़ाई जो है वहां पर सरकार को अपने लेवल पर लड़नी है। बिहार के पटना में सरकार के खिलाफ विधानसभा मार्च कर रहे भाजपा नेताओं पर पुलिस ने आज लाठीचार्ज किया पटना में, और इसी लाठीचार्ज में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की मौत हो गई है, वहीं कई घायल हुए हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, महिलाओं को भी, महिला कार्यकर्ता जो है उनको भी पीटा गया है। शेयर कम कर रहे हो, लोग बहुत कम जुड़े हो। हाँ, बहुत कम लोग जुड़े हो और बहुत कम लोग शेयर कर रहे हो सर। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा जुड़े, है ना, और कम से कम ज्यादा होने चाहिए। प्यार में सरहदें पार होती हैं या फिर आतंकवाद में, क्या ये वाकई सच्चा प्यार साबित होता है, ये वक्त ही बताएगा। सीमा हैदर और सचिन मीणा की ये प्रेम कहानी, बिल्कुल 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 ये सही कह रहे हो आप कि आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि कहाँ ये परवान चढ़ती है ये मोहब्बत, तो वो जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, फटाफट आप लोग जुड़ते चले जाएं, ये मेरी रिक्वेस्ट है, और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जितना हो सके उतना शेयर करें भाई। हाँ, अभी कम लोग जुड़ रहे हैं भाई, फटाफट शेयर करते चलें, और कम लोग जुड़ रहे हैं अभी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके सबके कमेंट पढ़ रहा हूं सर मैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपके सबके कमेंट पढ़ रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खेलों की। खेलों से क्या कुछ खबर है, तो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में पहला टेस्ट मैच चल रहा है, और ये पहला टेस्ट मैच जो है डोमिनिका के विंडसर पार्क में खेला जा रहा है। और पहले दिन टॉस जीत करके बल्लेबाजी का निर्णय लिया था वेस्ट इंडीज ने, लेकिन पूरी टीम 150 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब देने उतरी भारतीय टीम, और डेब्यू कर रहे यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा के बीच में अच्छी पार्टनरशिप हुई है। 80 रन तक भारत ने कोई विकेट नहीं खोया था। अभी 7:30 बजे मैच शुरू हुआ होगा, तो ताजा अपडेट बहुत सारे दर्शकों को पता होगी कि क्या है। और भारत, आपको मैं बता दूं, भारत को 21 साल से कोई टेस्ट अब तक वेस्ट इंडीज नहीं हरा पाया है, तो ये अच्छी उपलब्धि है और उस पर नजर हमारी बनी रहेगी। ठीक है सर, लगातार बिल्कुल आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, लेकिन आज मैं फिर वही कह रहा हूं, आज सिर्फ हम यूट्यूब पर लाइव नहीं है, फेसबुक पर लाइव है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है थोड़ी सी शेयर करने की। कमेंट सिर्फ ऊपर आ रहे हैं सर, नीचे पढ़ ही नहीं पा रहे, मैं क्या करूं। बिल्कुल बिल्कुल बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा होगा, कोशिश कर रहे हैं उसको ठीक करने की अभी, है ना। आप लोग शेयर करते चलें। क्या हुआ सर, आप लगवाओ उसको। चलिए प्रदेश लेवल की जो खबरें हैं उनको मैं बता देता हूं आपको। भरतपुर का कुलदीप जगीना हत्याकांड, जी हां, कल बड़ी सनसनी फैली थी, कल बहुत सारे वीडियो इसके लेकर के वायरल हुए थे। दिन दहाड़े हत्याकांड हुआ था, दिन दहाड़े हत्याकांड हुआ था। कल दोपहर अमोली टोल प्लाजा पर रोडवेज बस को घेर करके और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी। बदमाशों ने कुलदीप जगीना और उसके साथी विजय पाल पर फायरिंग की थी। इसमें कुलदीप की मौके पर मौत हो गई थी। कुलदीप पर 15 गोलियां बरसाई गई थी, और पुलिस दोनों को जयपुर से भरतपुर कोर्ट पेशी पर बस में ले जा रही थी। ये दरअसल कहानी थी जमीनी विवाद को लेकर के। जी हां, ये कहानी जमीनी विवाद को लेकर के थी। बीजेपी के नेता कृपाल सिंह की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी 2022 में। जमीन का विवाद चल रहा था, और रेलवे जो बोर्ड समिति है उसके सदस्य भी थे, और जो वहां की शोभा रानी बीजेपी की सांसद है उनके करीबी भी माने जाते थे उस समय ये बीजेपी के नेता। 3-4 गोलियां उनको मारी गई थी रात को जब वो घर लौट रहे थे, तब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। और वहीं इसी तरफ, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, तो कुलदीप जगीना के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने जिन 4 आरोपियों को पकड़ा है वो किराए के गुंडे हैं। हाँ, भरतपुर पुलिस ने एसपी मृदुल कछावा के नेतृत्व में टीम ने जो काम किया उसकी चौगुना तारीफ हो रही है सर। सब कोई तारीफ कर रहा है कि मृदुल कछावा जी ने बहुत शानदार काम किया है। 3 घंटे के अंदर अंदर जो फायरिंग करने वाले आरोपी थे उनको अरेस्ट कर लिया। लेकिन आपको मैं बता दूं, कुलदीप जगीना के जो परिवारजन हैं उनका ये कहना है, परिजनों का, कि साहब जो पकड़े हैं ना ये किराए के गुंडे हैं, असली मुख्य आरोपी जो है वो सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे हैं, लेकिन भरतपुर पुलिस किस दबाव में काम कर रही है समझ नहीं आ रहा, और उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। जिन्होंने ये हत्याकांड किया है, जिन्होंने कुलदीप की हत्या की है, बताया जा रहा है कि साहब उनके घरों में तो जश्न मन रहा है, डीजे चल रहे हैं। उन्होंने तो बाकायदा फायरिंग करके चैलेंज भी किया था कि हमने बदला ले लिया साहब, और किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको एक एक करके चुन चुन करके मारेंगे, इस तरह की धमकियां दी गई है। और उसके बावजूद भी पुलिस हाथ पे हाथ रख करके बैठी हुई है।
भाई पुलिस के जो मुखिया है मृदुल कछावा और उनकी टीम की हर जगह तारीफ हो रही है। पुलिस ने 3 घंटे में चारों को गिरफ्तार कर लिया है। रूदाबल थाना टीम ने आमने सामने फायरिंग हुई थी। दरअसल ये लोग क्रेटा गाड़ी का पीछा कर रहे थे, क्रेटा से भागे थे और पुलिस वालों ने क्रेटा गाड़ी का पीछा किया। उसके बाद में ये लोग जंगलों में भाग गए। जंगलों में भागने पर इन्होंने पुलिस पर फायरिंग भी की है और रूदावल पुलिस जो थी टीम उसने भी जवाबी कार्रवाई की है। और मैं आपको बताऊं कि उसके बावजूद भी 2 बदमाशों को पुलिस ने गोली मारी है। आरोपियों से 315 बोर का कट्टा, .32 mm के 2 कारतूस, देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस ये भी पुलिस ने बरामद किए हैं और चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अगली खबर प्रदेश लेवल की बड़ी, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को अब सिर्फ एक बार ही रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। सरकार इसको लेकर के राज्य सरकार जो है पहली बजट में घोषणा कर चुकी थी। सर क्या हुआ बॉयज का? वोटेज ऑन करनी पड़ेगी फिर बंद हो जाएगा। फिर उनको बुलाया ही क्यों था, क्या काम है? चलिए, और एक बार ही रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। एक बार रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराने के बाद अभ्यर्थी किसी भी विभाग की परीक्षा दे सकता है और योजना केवल राजस्थान के जो मूल निवासी है उनके लिए अलाउ है। सामान्य जो अभ्यर्थी हैं उनको 600 रुपए, बाकी जो आरक्षित हैं या दिव्यांग हैं उनको 400 रुपए फीस देनी पड़ेगी। ठीक है ना? उसके बाद आप कोई भी परीक्षा दे सकते हैं। शेयर करते चलें। बिल्कुल बिल्कुल मैं मान रहा हूं सर, हो सकता है आपको बैकग्राउंड में कोई आवाज वॉइस आ रही हो। ठीक है ना, कोई बात नहीं। राजेश कटाना जी हमारे साथ जुड़े हैं, आर के मीना जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर धन्यवाद और शुक्रिया आप सभी का। शेयर करते चलना भाई, शेयरिंग में कमी मत रखना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आज फेसबुक पर ही लाइव है केवल हम, है ना। केवल यूट्यूब पर लाइव नहीं है तो फिर लोग नहीं जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो फटाफट जुड़ते चलें। और इसका भी देखो, ये चलिए अगली खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पहुंची है जयपुर। जी हाँ, आज जयपुर पहुंची हैं। ये मैंने पहली खबर आपको बता दी थी। जयपुर स्टेट हैंगर से राष्ट्रपति का काफिला राजभवन पहुंचा है और राष्ट्रपति कल विधानसभा के मानसून सत्र को संबोधित करेंगे। कल से राज्य का जो विधानसभा का सत्र है वो चालू हो रहा है, तो उसको वो संबोधित करेंगी। बिल्कुल आपके कमेंट्स पर भी मेरा पूरा ध्यान है। बिल्कुल बिल्कुल आप भेजते चलाएं। पहले चीन से लुआ भी और पाकिस्तान से सीमा भी बुधराम जी कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो भारत की खासियत है ना, ये हमारी खासियत है साहब, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। और फटाफट जुड़ते चले जाएं और शेयर करते चले जाएं आप लोग। मुखिया कहाँ से खुलती है इसमें? इधर लगा लिया ओटीजी सेटिंग में डिवाइस में वो आएगा लिखा हुआ। अजय जी मेरा फोन क्यों नहीं उठाते दीपू बना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, मेरा भी मुद्दा उठा लो। याकूब खान जी कह रहे हैं ठीक है सर, मेरा भी मुद्दा। भाई बताओ, आपको हमारी समस्या बतानी है, बिल्कुल बता दीजिए, है ना। अगर मैं फोन भी ना उठाऊं तो आप मैसेज कर सकते हैं सर। मैंने कई बार लोगों से कह रखा है कि अगर मैं फोन नहीं उठाता हूं, क्योंकि सारा काम फोन से होता है सर, तो कई बार नहीं उठाता, तो आप मैसेज छोड़ दें, है ना। तो मैसेज कम से कम जरूर पढ़ते हैं हम। ठीक है, भेजते चलें और शेयर करते चलें। अभी दोहरे सैकड़े तक नहीं पहुंचे सर। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं और खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से आवाज को लेकर कोई इशू नहीं होगा। और सम्मुख करेंगे और मानसून का दौर धीमा है ना। उमस का हो जाता है, जिसका जो मौसम है और अधिकांश जगहों में मौसम साफ नजर आए, बादल छाए हुए हैं और आगे आप उदयपुर कोटा
अभी देखिए मेरे ख्याल से आवाज आपके पास अब ठीक आ जाएगी, है ना। आवाज को लेकर के अगर कोई इश्यू है तो अब मेरे ख्याल से आवाज ठीक आ जाएगी। नेक्स्ट सीएम करुणलाल मीणा, अच्छा ठीक है। अजय जी राम राम, जयपुर से देख रहा हूँ, कमलेश मीणा जी। अब मेरे ख्याल से आवाज को लेकर के कोई समस्या आपके पास में नहीं आएगी। शेयर करते चलें सर, बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। हाँ वापस मुझे मालूम है आवाज की वजह से एकदम से डाउन हो गए थे लोग, ठीक है ना। फटाफट जुड़ें और शेयर करते चलें। और केवल फेसबुक पर लाइव है, यूट्यूब पर लाइव नहीं है आज हम। हाँ ठीक है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, अब आवाज ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सरकार। एक और मामला आ रहा है जो बहुत दिन से, 2-3 दिन से मेरे पास भी लोगों के सवाल आ रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे, लोग फोन भी कर रहे थे। स्मार्टफोन मिलेंगे महिलाओं को। जी हाँ, सरकार बड़ी सौगात देने वाली है हर महिला को, जिसका चिरंजीवी योजना में जन आधार में कार्ड है, महिला मुखिया जो है, उनको अब स्मार्टफोन इसी महीने मिलेंगे, है ना। सरकार उनको देगी। कुछ लोगों के जो क्वेरीज हैं, कुछ लोगों की जो जानकारी है, कुछ लोगों के जो सवाल है, वो भी मैं आज क्लियर कर देता हूं कि सर ये कब से मिलेंगे। पहली बात तो इसी महीने मिलेंगे। सबसे पहले इसमें जो विधवा महिलाएं हैं, परित्यक्त महिलाएं हैं, ऐसी 40 लाख महिलाओं का डाटा अलग अलग जिले से मंगा लिया गया है राज्य सरकार के द्वारा। सबसे पहले फर्स्ट फेज में इन्हीं को मोबाइल दिए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि साहब ये मोबाइल कैसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे। जो सरकार के जो शिविर लग रहे हैं ना, कैंप लग रहे हैं, उन्हीं में ये मोबाइल मिलेंगे। आपको किसी भी दुकान से ये मोबाइल नहीं मिलेंगे, किसी दुकान से मोबाइल नहीं मिलेंगे। कैंप में जाना पड़ेगा, शिविर में जाना पड़ेगा। वहां अलग अलग कंपनियां जो हैं, चाहे वो जियो हो, चाहे सैमसंग हो, चाहे एलजी की कंपनी हो या और कोई कंपनी हो, वो सारी कंपनियां अपने अपने स्टॉल लगाएगी। वहां जाकर के आप अपनी पसंद का कोई भी मोबाइल खरीद सकते हैं। सरकार आपको 6 से 7 हजार रुपए, मैं क्लियर बता देता हूं आपको, 6 से 7 हजार रुपए। और बीच का जो रास्ता निकाला है सरकार ने, वो निकाला है 6500 रुपए का। 6500 रुपए आपके खाते में सरकार डाल देगी। महिला के खाते में जो जनधन का खाता जुड़ा हुआ है, उसमें ये पैसा डल जाएगा। आप कितने का भी मोबाइल लो, 5G लो, 4G लो, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार अपना पैसा देगी, शेष पैसा आपको नगद कंपनी को देना पड़ेगा। वहां से सिम चालू होगी, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद ही जब सरकार के पास में डाटा पहुंचेगा, तब आपके खाते में वो पैसा आएगा। यानी पहली बार तो आपको नगद ही ये पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे बताइए अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो। दूसरी बात, 3 साल का नेट फ्री मिलेगा। इसमें अभी जो आपको मिलेगा वो मार्च तक के लिए नेट फ्री मिलेगा। फिर जैसे ही अगला वित्त वर्ष शुरू होगा तो आपको वेरिफिकेशन करवाना है, अगले साल फिर फ्री मिल जाएगा, ठीक है साहब। तो ये मोबाइल अब मिलना शुरू हो जाएगा आपको। बाकी एक चीज मैं आपसे कह देता हूं सर, और बहुत खुल करके स्पष्ट कह रहा हूं, जो अब से पहले मोबाइल इन्होंने बांटे थे वो सब कंडम थे, बिल्कुल रद्दी मोबाइल थे। उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से और जो नर्सिंग का काम कर रही है, जिन महिलाओं को इन्होंने पहले मोबाइल दिए थे, उनसे जाकर के पूछना उन मोबाइलों की कंडीशन क्या है। सैमसंग कंपनी के मोबाइल दिए थे और वो तो शायद इनसे भी ज्यादा महंगे थे। लेकिन आप कोई अपना जो काम है ना वो नहीं कर पाएंगे। सरकार इस तरीके से उस डाटा को और उस मोबाइल को कंप्लीट करके देगी कि आप अदर जो है ना ऐप वगैरह है, डाउनलोड करना है या अदर और कोई यूज में लेना चाहें तो वो नहीं ले पाओगे। ये बहुत खुल करके कह रहा हूं मैं, क्योंकि सरकार सिर्फ अपने प्रचार के लिए मोबाइल दे रही है, ये तो निश्चित है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इनकी क्या क्वालिटी होगी, किस तरीके से ये चलेंगे, वो आप उनसे पूछ लेना, आपको सारा अनुभव पता लग जाएगा कि सरकार ने जो आपको अब से पहले आपको मोबाइल मुफ्त में दिए थे उनकी कंडीशन क्या है। और ये हकीकत बात है। लेकिन सरकार को अपना प्रचार प्रसार करना है, सरकार को बिल्कुल, क्योंकि 100 महिलाओं से तो खुद सीएम बात करेंगे। जिन 100 महिलाओं को ये मोबाइल मिलेंगे, फर्स्ट 100 महिलाएं, उनसे तो सीएम खुद बात करेंगे कैसा रहा क्या रहा, ताकि सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार हो सके। बाकी हाँ, इस महीने आपको ये मोबाइल मिल जाएंगे महिलाओं को, 40 लाख महिलाओं को सबसे पहले ये मिलेंगे इस साल फर्स्ट फेज में, इस महीने। और अब बात करते हैं सियासत की, राजनीति में क्या कुछ चल रहा है राजस्थान की में। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं सर, सभी राजनीतिक पार्टियां कमर कस करके तैयार हैं, रणनीति बना रही है, जातिगत समीकरण जो है वो देखे जा रहे हैं। कांग्रेस ने इस बार रणनीति थोड़ी सी बदली है और 2 महीने पहले या 3 महीने पहले ही कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, उनके नाम का अनाउंस कर दिया जाएगा। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो तलखियां चल रही थी, वाद विवाद चल रहा था, उसको भी अब कहीं ना कहीं ठंडा कर दिया गया है, छींटे डाल दिए गए हैं।
सचिन पायलट भी अब वही राग आलाप रहे हैं, अरे साहब गहलोत साहब अनुभवी हैं, बड़े हैं हमसे, तो उनको ज्यादा अनुभव है और उनके साथ मिलकर के हम काम करेंगे। अच्छी बात है, वापस आप ले दे करके वहीं एक ही जगह आकर के मिल गए। आपको मैं बताऊं कि आज कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों की जो प्रभारी है रंधावा जी, उन्होंने, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, उन्होंने और पायलट साहब ने मीटिंग ली है। पहली बार नजर आए पायलट इस तरह की किसी मीटिंग में, वरना उन्होंने दूरी बना ली थी। ब्लॉक अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है जाकर के धरातल पर काम करें, जमीन पर जाएं, कार्यकर्ताओं से जुड़ें, लोगों तक योजना को पहुंचाएं और मेहनत करनी पड़ेगी, अब घर घर जाना पड़ेगा। ये साफ कहना था सचिन पायलट का। इसके अलावा सचिन पायलट ने एक बात और कही है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर तलखी है, ये हमारी चलती रहती है, राजनीति है ये तो, और ये ऐसी चलेगी और ये ऐसे ही चलती रहेगी। अच्छी बात है साहब, लेकिन इस चक्कर में पब्लिक भ्रमित हो जाती है और जो कार्यकर्ता है ना, ये बड़े सेंसिटिव होते हैं, ये आपके लिए जान भी दे सकते हैं। आपका तो खैर कोई वजूद है ही नहीं है, बड़े बड़े नेताओं का क्या वजूद है, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में चले गए, किसी से समझौता कर लिया। ये कार्यकर्ता जो है ना बेचारे, ये बेवकूफ बनते रहते हैं ताउम्र ता जिंदगी। ठीक है, और जातिगत समीकरण साधने का प्रयास किया जा रहा है। मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी, मोहन प्रकाश, नीरज डांगी, रघुवीर मीणा, इनको अंदर लिया गया है। राष्ट्रीय लेवल के इनको बड़े नेता बनाया जा रहा है ताकि वोट बैंक साध सकें जातिगत हिसाब से। अपने 3 मुद्दों पर भी पायलट ने कहा है कि सरकार और पार्टी में इसको लेकर के सहमति बन चुकी है। आरपीएससी का प्रारूप चेंज किया जाए, पेपर लीक जो है उसके बारे में 3-4 मुद्दे जो उन्होंने उठाए थे, 3 मांगे प्रमुख थी सचिन पायलट की, जिनको लेकर के एक दूसरे पर आरोप पर प्रत्यारोप लगाए गए, लेकिन रिजल्ट कुछ निकला नहीं है। आखिर में ले देकर के वहीं एक साथ इकट्ठे हो गए और अब एक ही उद्देश्य है, सर जल्दी से जल्दी कैसे भी करके चुनाव जीता जाए, वापस कुर्सी जो है वो कांग्रेस के हाथ में आए। बात करें भाजपा की, तो भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करो ना, तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अंदर और बाहर अलग अलग रूप में चल रही है। इन दिनों आपने देखा होगा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ज्यादा सक्रिय हैं, बिल्कुल नेशनल लेवल पर भी उन्हीं को प्राथमिकता ज्यादा दी जा रही है, उन्हीं के फेस का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं अगर मैं अंदर की बात करूं तो सर सबसे ज्यादा हाईलाइट अगर कोई चेहरा राजस्थान में इस वक्त है तो वो है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। बिल्कुल सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, सबसे ज्यादा मुद्दे उठा रहे हैं, सबसे ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि बीजेपी को अगर जिंदा किसी ने रखा राजस्थान में तो वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने रखा। हालांकि उनको बड़ा पद दे दिया गया है, राष्ट्रीय लेवल की राजनीति में उनको बड़ा पद दे दिया गया है, शामिल कर लिया गया है और अब वो उसी लेवल की राजनीति करेंगे। नए जिले बनाने को लेकर के विवाद शुरू हो गए। आपको याद है बजट में घोषणा की थी, 19 नए जिले बनाए गए थे, 15 जिलों को लेकर के नोटिफिकेशन जारी अभी नहीं हुआ है। ओएसडी हैं, अधिकारी जो लगाने थे वो लगा दिए गए हैं, लेकिन अभी इसको लेकर के विवाद और होंगे। और मेरे सुनने में तो ये आ रहा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, गंगापुर सिटी जिला जो है इसको लेकर के सबसे लास्ट में नोटिफिकेशन जारी होगा, सबसे लास्ट में। इसमें विवाद की स्थिति है और इन्हीं मामलों को लेकर के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा 18 जुलाई को बड़ा आंदोलन करेंगे। दरअसल कुछ लोग मिलना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं मिलना चाहते। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का यह कहना है कि टोडा भीम के 25 गांव ऐसे हैं जो गंगापुर सिटी जिले में शामिल नहीं होना चाहते, वो अलग रहना चाहते हैं और सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। दूसरी बात डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने यह कही कि प्रत्येक जिले को बनाने के लिए कम से कम 2000 से लेकर के 2500 करोड़ रुपए का बजट चाहिए एक जिले को। तो 50,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो कहां से आएगा, सरकार कहां से ये पैसा लेकर के आएगी। राजस्थान की सरकार लगातार राजस्थान को कर्जे में डुबोती जा रही है और इसी को लेकर के 18 तारीख को टोडा भीम के शायद मुंडिया, जो मैंने खबर पढ़ी थी, मुंडिया से वो अपने इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे इन दिनों सक्रिय हैं। आज दिल्ली में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो लगातार कुल मिलाकर के समझ में ये आ रहा है कि बीजेपी शायद हो सकता है चेहरा जो है वो वसुंधरा का ही आगे रखे, लेकिन हो सकता है एन वक्त पर सीएम का चेहरा बदल दिया जाए, क्योंकि चौंकाने वाले फैसले भारतीय जनता पार्टी करती आई है और वो भी पता है कि मोदी वसुंधरा तेरी खैर नहीं और मोदी तुझसे बैर नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी उस सुगुफ्ते को भी ध्यान में रख रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि वापस हम चले जाएं। तो वसुंधरा का फेस तो रहेगा,
कद्दावर नेता हैं, उनको बैकफुट पर नहीं रखा जा सकता, लेकिन एन वक्त पर यह हो सकता है सीएम कैंडिडेट जो है वो बदला जा सकता है। और योगी आदित्यनाथ, अंदर से मेरे जो खबर आई है, योगी आदित्यनाथ को राजस्थान की चुनाव प्रचार की कमान सौंपी जा सकती है। यानी योगी आदित्यनाथ को पूरा जिम्मेदारी दी गई है राजस्थान में। देखते हैं क्या कुछ बदलाव आगे आने वाली राजनीति में होता है। और विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। कल से बहुत सारे बिल जो है राजस्थान सरकार पटल पर रखेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजस्थान सरकार को घेरने का प्रयास करेगी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के। दूसरी बात, इनके जो राहत कैंप चल रहे हैं, इनकी जो योजनाएं चल रही है, उनको लेकर के सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। बात करते हैं अब करौली की। और मासलपुर थाना पुलिस ने 2-2 हजार रुपए के 3 इनामी बदमाशों को आज गिरफ्तार किया है। आरोपी दुष्कर्म का प्रयास, अश्लील टिप्पणी और SC/SC एक्ट में 1 वर्ष से फरार चल रहे थे। इनमें आरोपी विक्रम अंधपुरा का, सचिन ये भी अंधपुरा का रहने वाला है, और श्रीराम ये बैरपुरा थाना धौलपुर का रहने वाला है, जिनको पुलिस ने, मासलपुर पुलिस ने दबोचा है। नादौती के भीलापड़ा से आज एक खबर आई। सुबह हमने वो ब्रेकिंग भी लगाई थी कि साहब एक युवती जो है 20 वर्ष की, उसका शव मिला था कुएं में तैरता हुआ। ग्रामीणों की मदद से पुलिस मौके पर पहुंची और उस शव को बाहर निकाला गया। मृतका की जो पहचान है वो आरती बैरवा के रूप में हुई। मोहनपुरा की वो रहने वाली थी। और जब जांच पता लगी तो पता लगा कि साहब ये 2 दिन से लापता थी। और जो आरोपी हैं उन्होंने इसके मुंह पर तेजाब डाला, उसके बाद इसकी हत्या कर दी गई है। और हत्या का आरोप सीधा सीधा परिजनों ने लगाया है। और जो पिता है इसके मृतका के, वो बाहर विदेश में रह करके पैसा कमाते हैं, वहां अपना रोजगार धंधा करते हैं। इसको लेकर के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अभी भी, मेरे पास जो अभी ताजा अपडेट आई है, जैसा आपने कमेंट में पढ़ा था, अभी भी हिंडौन हॉस्पिटल जो है, हिंडौन सिटी का जो हॉस्पिटल है, वहां मोर्चरी में इसका शव रखा गया। अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ इस युवती का। और न्याय की मांग कर रहे हैं, कौन आरोपी है गिरफ्तार करो, किस तरह का ये घटनाक्रम है, इसका खुलासा होना चाहिए। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज तुरंत वहां पहुंच गए। तो अभी जो ताजा सूरत हाल है वो यही है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अभी भी हिंडौन के राजकीय अस्पताल पर जमे हुए हैं, धरना दे रखा है। युवती का पोस्टमार्टम अभी नहीं हुआ है, 2 दिन से लापता थी और आज इसकी लाश कुएं में मिली है। और अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की। CEO, बिल्कुल इन्होंने नाम कमाया साहब सवाई माधोपुर जिले में अपनी कार्यप्रणाली से। CEO अभिषेक खन्ना ने आज पंचायत समिति मलाना डूंगर का निरीक्षण किया, खेल मैदान में पौधारोपण किया, और अचानक ही वो दोनाएच जो ग्राम पंचायत है उसका निरीक्षण करने पहुंच गए। वहां रिकॉर्ड का निरीक्षण किया और नाराजगी नजर आई। वीडियो के खिलाफ रिकॉर्ड का सही ढंग से संगारण नहीं किया गया था। इन सारी खामियों को मिलते हुए उन्होंने वीडियो सत्यनारायण शर्मा को निलंबित कर दिया। ये निश्चित मानिए आप, अभिषेक खन्ना सर कहीं भी जाते हैं, थोड़ी सी भी लापरवाही मिलती है तो सस्पेंशन लेटर तुरंत बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हमारी खबर का एक असर हुआ है। दरअसल 2-3 दिन पहले हमने एक खबर बताई थी सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से कि साहब सवाई माधोपुर नगर परिषद स्टेशन के बाहर अतिक्रमण काबिज है, जम करके अतिक्रमण हो रहा है, लोगों का निकलना भी दुश्वार हो रहा है। और ये आज से नहीं है, ये बहुत लंबे टाइम से है। और जिला कलेक्टर महोदय ने, नगर परिषद ने इसको लेकर के तगड़ा एक्शन आज लिया है और 20 वर्ष पुराने अतिक्रमण को JCB चला करके बिल्कुल वहां से हटा दिया गया है और बिल्कुल सड़कों को खाली करवा दिया गया है। स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको अतिक्रमण नजर आता था सवाई माधोपुर स्टेशन से बाहर, और ये खबर हमने भी चलाई थी। नतीजा ये निकला, सख्त कार्रवाई की गई है और पूरा अतिक्रमण वहां से हटा दिया गया है। शेयर कम कर रहे हो, हाँ, और लोग भी कम जुड़े हो, बहुत कम लोग जुड़े हो, नहीं तो शायद मेरे ख्याल से 200 तक पहुंच गए थे हम लगभग, है ना। और फिर एकदम से डाउन हुए हो आप, क्योंकि वो आवाज की सेटिंग खराब हो गई थी थोड़ी सी, उसको हमने ठीक कर लिया। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। और रेलवे अंडरपास की बनी पुलिया लोगों के लिए अब जानलेवा साबित हो रही है। इस खबर को मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूं। जहां जहां रेलवे मंत्रालय ने अंडरपास पुलिया बनाई हैं, ये सब मौत को निमंत्रण दे रही है साहब। लगातार इनसे हादसे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अब रेल विभाग भी इस बात को समझ चुका है। जहां जहां पुलियाओं में पानी भरा है वहां इंजन लगा लगा करके अब इन पुलियाओं को खाली किया जा रहा है। नहीं हो रही आपसे पुलिया खाली, ना आप हादसे रोक पा रहे हो। टॉप टू बॉटम जितनी रेलवे की पुलियां हैं, मैं गारंटी के साथ इस बात को कह सकता हूं सर, प्रैक्टिकल अनुभव के साथ में, आप जितनी भी पुलियां हैं उनको जाकर के देख लीजिए। सारी पुलियां इस समय बरसात के पानी से भरी हुई हैं। जितनी कनेक्टिविटी है लोगों की या गांवों की, वो सब टूट चुकी हैं और ये हादसे को निमंत्रण दे रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा
क्या समझ करके, क्या सोच करके, क्या प्लानिंग के साथ में आपने इन रेलवे की अंडर पुलियाओं का निर्माण करवाया था? आपने सोचा साहब कनेक्टिविटी बनी रहेगी, आवागमन जारी रहेगा, ऊपर से रेल गुजर जाएगी। आपने कभी ये सोचा कि जब इनमें पानी भरेगा उसकी निकासी का क्या आपके पास प्रबंध है? क्या आपने इनका ड्रेनेज सिस्टम बनाया है? कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। यानी कुल मिलाकर के पुलिया तो आपने बना दी, लेकिन ये 2 महीने 3 महीने बरसात के जो होते हैं ना, ये इन अंडरपास पुलियाओं के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत का विषय बन चुकी है, क्योंकि ये इनमें पानी भरेगा ही, 100% भरेगा, और फिर आवागमन बंद। तो फिर इनका निर्माण क्या सोच करके करवाया गया था? कौन सा इंजीनियर, कौन सा वैज्ञानिक आपको ये ज्ञान दे करके गया था कि साहब ये सक्सेसफुल है? ये बिल्कुल फेलियर है आपकी, रेल विभाग की, रेल मंत्रालय की सबसे बड़ी फेलियर है ये। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं इस बात को। एक भी रेलवे अंडरपास की पुलिया ऐसी नहीं है जहां से कोई अच्छा फीडबैक आया हो। लोग परेशान है, दुखी हैं। और सलेमपुर में तो आपको याद होगा सर, अभी तो 3-4 दिन ही गुजरे, ज्यादा टाइम नहीं गुजरा, एक बच्चा जो है वो हादसे का शिकार हुआ था। और कितनी मौतों का इंतजार करोगे आप? कितनी मौतों का इंतजार करोगे? घटना घटने के बाद हिंदुस्तान में लोग जागते हैं, सबसे बड़ी समस्या। अधिकारी, प्रशासन तब जागता है जब कोई हादसा हो जाता है, उससे पहले किसी के पास में कोई तैयारी नहीं रहती। हाँ, कोई लेना देना नहीं, बना दिया, प्लानिंग कर दी, दैट्स इट। बिल्कुल ऋषिकेश भाई आप सही कह रहे हो, पीलौदा और वजीरपुर का संपर्क कट गया। वहां से भी हमने, हमारे पास जो वीडियो आए थे हमने चलाए थे, खबर हमने चलाई है कि पीलौदा में बनाई है वो भर गई पानी से, और अब कोई निकासी नहीं हो रही है। छावा की बगीची, छार्रा, वहां से मेरे पास में खबर आई है। खूंटला जो स्टेशन है वहां से मेरे पास में खबर आई है। दौसा गंगापुर रेल लाइन पर जहां जहां आपने अंडरपास पुलिया बनाई है वो सब पानी से लबालब भरी हुई है। लोगों का संपर्क एक गांव से दूसरे गांव तक कट चुका है। लोग कैसे जाएं? या तो जान जोखिम में डाल करके जाएंगे, और रेलवे के अधिकारी इतने, मैं क्या कहूं सर, मैं कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं इनके लिए, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। हकीकत बात है, सारे अंडरपास जितने भी हैं रेलवे के वो सब फेलियर है। लोग दुखी हो चुके हैं इनसे। मखौली रेलवे स्टेशन के पास गेट नंबर 160 और 163, उस पर बनी पुलिया जो है वो भी जानलेवा साबित हो रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कुंडेरा, चकेरी, इन गांवों का संपर्क कट चुका है। अब जब आनंद फानन में जब एक बच्चे की मौत हो गई सलेमपुर में, तब रेल विभाग जागा। अब वहां पर जगह जगह इंजन लगाए जा रहे हैं, वहां से पानी निकाला जा रहा है। शर्म नहीं आ रही आपको? ये कौन सा तरीका है आपका? कभी आपने पहले इनके लिए अनुमान नहीं लगाया? जब आप रेलवे के बड़े बड़े पुल बनाते हो तब तो आप 100 साल आगे तक का अनुमान लगा करके चलते हो। और जो अंडरपास पुलिया आपने बनाई, इनके लिए आपको दिमाग नहीं आया कि जब ये अंडरपास पुलिया है और उनमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा और पानी भरेगा, तब इनका क्या विकल्प होगा? अब आप इंजन लगा रहे हो, है ना? एक इंजन लगा दिया, फॉर्मेलिटी पूरी कर दिया, पानी निकलता रहेगा धीरे धीरे। इन पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव से भी हमारा यह कहना है, सर लगातार बहुत अच्छे प्रयोग आप कर रहे हो, रेलवे को आपने नई गति, नई दिशा दी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये क्या है? ये क्या है जो लगातार फीडबैक आ रहे हैं? ये आइडिया किसने दे दिया था? सबसे पहले तो मुकदमा उस पर दर्ज करो, क्योंकि ये फेलियर है आपका, सबसे बड़ा फेलियर है ये रेलवे डिपार्टमेंट का। और बौली के 2 मामले, जी हाँ, आज बौली से 2 मामले आए हमारे पास में। एक तो विवेकानंद मॉडल स्कूल है, वहां का जो रिजल्ट रहा वो 30% रहा, 30% रिजल्ट रहा, और अब गार्जियन वहां से अपने बच्चों की टीसी निकलवा रहे हैं। लेकिन आज मेरे पास ऑडियो आया, रिकॉर्डिंग है, मेरे पास सबूत है कि प्रिंसिपल ने वहां के बाबू से मना कर दिया, टीसी मत काटना, टीसी मत काटना। रिकॉर्डिंग है मेरे पास। क्यों ना कटवाए टीसी? क्योंकि वहां के अध्यापकों ने, वहां के प्रिंसिपल ने घोर लापरवाही की, बच्चों के अध्ययन पर ध्यान नहीं दिया, और इस वजह से मात्र 30% रिजल्ट रहा। ऐसे विद्यालय का तो बंद होना ही अच्छा है। करोड़ों रुपए लगा करके और विवेकानंद मॉडल स्कूल आपने खोला, पेरेंट्स ने बहुत भरोसे के साथ वहां अपने बच्चों का एडमिशन करवाया, और रिजल्ट रहा 30%, तो बच्चों को क्यों पढ़ाएंगे पेरेंट्स वहां पे? और आप अगर जोर जबरदस्ती से उनको रोकना चाहते हो तो ये भी अनलीगल है। मेरे पास रिकॉर्ड है, गार्जियंस बहुत परेशान है, 10-10 दिन हो गए उनको चक्कर लगाते लगाते, एप्लीकेशन लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां का जो प्रशासन है, वहां का जो बाबू है, वहां का जो प्रिंसिपल है, वो टीसी नहीं काट रहे हैं। सर जब आप रिजल्ट नहीं दोगे ना, तो अपने बच्चे का भविष्य कोई पेरेंट्स खराब नहीं करना चाहेगा, आपको टीसी देनी पड़ेगी। टीसी क्यों नहीं दे रहे वो भी हमारे समझ में आ रही है कि फिर तो ये स्कूल ही बंद हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। इन अधिकारियों पर और ये जो प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, इन पर गाज गिरेगी, गिरेगी तो गिरेगी।
भेजो इनको बाड़मेर और जैसलमेर जब अपना काम ही नहीं कर रहे तो। जब पढ़ाना ही नहीं आ रहा और ढंग का रिजल्ट नहीं दे सकते तो और स्कूलों को भी तो मर्ज करते हो आप, इनको भी तो पनिशमेंट देते हो, तो इनको भी दो, इनको भी दो। ये अपना काम नहीं कर रहे साहब, और पेरेंट्स को टीसी आपको देनी पड़ेगी, आप रोक नहीं सकते हैं, ये नियम है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अगर 1 दिन में 2 दिन में आपने इसका फैसला नहीं किया तो फिर मैं उच्च अधिकारियों से इसको लेकर के बात करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दूसरा एक मामला आया था आपसी झगड़े का, वो खबर हमने दिखाई भी थी कि एक ही परिवार के 2 समुदाय थे जिनमें आपस में झगड़ा हुआ था, जमीनी कोई विवाद था। ताज्जुब की बात तो यह है कि बौली सीएससी में जब उनको इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, मेडिकल विभाग ने वहां से रिपोर्ट बना करके तहरीर भेज भी दी, लेकिन शाम तक पुलिस का कोई भी नुमाइंदा उनकी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तैयार नहीं हुआ, और बिना रिपोर्ट के अस्पताल इलाज करने को तैयार नहीं हुआ। गजब, ये कौन सा नियम है? ये कौन सा नियम है? अगर पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगी तो क्या आप इलाज नहीं करोगे? गंभीर चोट आई है एक बच्चे को, किसी महिला के गंभीर चोट आई है, हाथ फ्रैक्चर हो गया, और आप इलाज क्यों नहीं कर रहे? बोले साहब पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं करी, हम तो इलाज नहीं कर रहे। भाड़ में जाओ वो एफआईआर, इलाज करना सबसे पहली प्राथमिकता है आपकी। आप मना नहीं कर सकते किसी को इलाज के लिए। और जब हमारे संवाददाता प्रेमराज जी ने, जो वहां की सीओ लगी हुई है मीना जी, उनसे बातचीत की, मतलब मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर, किस तरह टालम टोल कर रहे हैं बताओ पुलिसकर्मी, पुलिस के उच्च अधिकारी। अरे साहब हमारे एएसपी वहां हैं, आप उनसे बात कर लो। एक पत्रकार पहल कर रहा है, भाई इलाज तो हो उन बेचारों का, लड़ाई झगड़ा आपस का कुछ भी है वो जाने, वो अलग चीज है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप इलाज क्यों नहीं कर रहे? गंगापुर सिटी में भी रोज ऐसे तरह के केस आते हैं, हमने तो कभी नहीं देखा कि साहब किसी डॉक्टर ने या किसी कंपाउंडर ने इलाज करने से मना कर दिया हो। इसमें बौली सीएससी का जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, वो भी दोषी है। प्रेमराज भाई इन सब की खिंचाई कर दो, मैं खुल करके कह रहा हूं, जो लाइव दिखाना है दिखाओ, जो न्यूज दिखानी है दिखाइए आप, क्योंकि लोगों की इंसानियत मर गई तो कोई क्या कर सकता है? अगर इंसानियत ही मर गई, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ, रिपोर्ट दर्ज करनी नहीं करनी वो बात की बात है, लेकिन आप इलाज से मना नहीं कर सकते। 8 घंटे 10 घंटे उस परिवार को हो गई, पीड़ित परिवार को, जिनके हाथ में फ्रैक्चर है, जिनके चोट लगी है गंभीर, उनका हॉस्पिटल इसलिए इलाज नहीं कर रहा कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। और पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही? अरे बोले वो तो साहब इनके घर का मामला है। भाई मारपीट तो हुई है, अपराध तो हुआ है, घर का मामला है कि नहीं है, कि किसको अरेस्ट करना है किसको नहीं करना वो बात की बात है, लेकिन जब परिवादी शिकायत आपको दे रहा है तो आप बयान दर्ज क्यों नहीं कर रहे? आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे तो सीएससी वाले इलाज नहीं कर रहे। कमाल है यार, इस देश में कैसे कैसे कानून है ना? और कोई कानून नहीं है, इनकी अपनी मनमर्जी के कानून है, कोई कानून नहीं है, इनकी अपनी मनमर्जी के कानून है। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, अगर वायरल कर दूंगा ना तो सबकी नीचे से ऊपर तक खिंचाई हो जाएगी, ये मैं बता रहा हूं। सीओ मैम प्लीज इस पर संज्ञान लें। राम बाबू जी जो वहां थानाधिकारी लगे हुए हैं अभी, उनसे भी मेरा निवेदन है, रिकॉर्डिंग है हमारे पास आपकी कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह का आपका जवाब है। ये अच्छी बात नहीं है। आपके मुखिया जो बैठे हैं ना वो तो ये कह रहे हैं कि साहब एफआईआर अनिवार्य है इस राज्य में। मैं ये कह रहा हूं हाथ जोड़ने के बाद एफआईआर नहीं करते आप, कोई एफआईआर अनिवार्य नहीं है इस राज्य में। झूठ बोलते हो आप लोग और आपके मुखिया। और अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। गंगापुर सिटी से क्या कुछ खबरें हैं? तो ट्रेन की चपेट में आने से आज एक 16 वर्षीय युवक की मौत का मामला सामने आया है। मृतक आशीष मीणा करौली के ससेड़ी गांव का ये रहने वाला है। पंचनामा करवा करके सब परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। बिजली पानी की समस्या को लेकर के लोगों ने आज ओएसडी मैडम को ज्ञापन सौंपा है। संभागीय आयुक्त भी आज यहाँ आए थे, उनको भी कुछ एक आध ज्ञापन सौंपे गए थे। इसको लेकर के आज मैंने फीडबैक लिया। ओएसडी मैडम जो ओएसडी मैडम है उनसे थोड़ी देर पहले मैंने बातचीत की है कि मैम आज दिन भर का जो मजमून है वो क्या रहा, क्या कुछ है। गंगापुर सिटी के अलग अलग इलाकों से सर शेयर कम कर रहे हो। हाँ, अब गंगापुर सिटी की बात चल रही है, आपको क्षेत्र की तमाम खबरें दूंगा मैं, कंप्लीट बताऊंगा आपको कि क्या कुछ चल रहा है क्या कुछ नहीं चल रहा है, किन इलाकों में लाइट गुल रही है, किन इलाकों में बत्ती गुल रही है, क्या मामला है। ठीक है, लेकिन आप शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, ये मेरी रिक्वेस्ट कि गंगापुर सिटी की क्या अपडेट है वो मैं आज आपको बता देता हूं। बहुत सारे इलाकों से आज मेरे पास भी खबर आई थी, बहुत सारे लोगों ने फोन भी किया था, मैसेज भी डाले थे, सर 3 घंटे से 4 घंटे से दयाल नगर मिर्जापुर वाला जो एरिया है उसमें विद्युत सप्लाई आज बंद रही। ठीक है, इसके अलावा नया बाजार में विद्युत सप्लाई बंद रही। वार्ड नंबर 57 और 60 में कम वोल्टेज आने की शिकायत लोगों ने की थी।
इसको लेकर के ओएसडी मैडम को ज्ञापन भी दिया गया था। बिल्कुल, फटाफट जुड़ो, फटाफट जुड़ो। और मैं आज आपको सारी जो ये बातें हैं इनकी अपडेट दे देता हूं। ओएसडी मैडम से मेरी बात हुई है, तो आज ज्यादातर इलाकों में लाइट जो बंद रही है, दयाल नगर में, मिर्जापुर क्षेत्र में ट्रांसफार्मर बदला गया है। जी हाँ, मेरी शाम को बात हुई है अधिकारियों से, बिजली विभाग के अधिकारियों से। उन्होंने कहा कि सर वहां से लगातार समस्या आ रही थी, तो आज हमने 3 घंटे 4 घंटे का शटडाउन लेकर के और वहां ट्रांसफार्मर बदल दिया है, तो अब उनको बिजली संबंधी कोई परेशानी नहीं आई। एक मामला वार्ड नंबर 57 और 60 से आया था कि साहब वोल्टेज कम आते हैं। वहां आज टीम भेज करके सर्वे करवा लिया गया, कितने का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, क्या पोजीशन है, तो वो ट्रांसफार्मर बदल करके मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने आज अपडेट ली है कि वो ट्रांसफार्मर बदल करके 57, 60 और चूली गेट इसमें, और केबल से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम थी, जो पीवीसी केबल डली हुई थी उसको रह करके, तो बिजली विभाग ने आज इनको बदल दिया है। और जहां वोल्टेज कम आ रहे हैं वहां ट्रांसफार्मर बदल दिया जाएगा। लाइनमैन को भेज करके रिपोर्ट मंगवा ली गई है, और कल या परसों में वहां ट्रांसफार्मर बदल करके और वोल्टेज की जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। आप लोगों ने यही ज्ञापन दिया था ना मेरे ख्याल से, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं आगे की जो बात है खुल करके। इसके अलावा वजीरपुर से भी किसी लाइनमैन की शिकायत आई थी कि साहब वो मनमानी करता है, काम में कोताही बरतता है, तो उसको बिजली कर्मी को आज सस्पेंड कर दिया गया है। ओएसडी मैडम से मेरी बात हुई अभी शाम को, तो उन्होंने बताया कि एक बिजली कर्मी जो है जिसके बारे में लगातार शिकायत आ रही थी उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और नगर परिषद की मीटिंग लेकर के सख्त निर्देश दिए गए हैं कि फटाफट नालों की सफाई करो, आप नालों की सफाई करो। आपको याद है बस स्टैंड के, देख रहे होंगे आप, बस स्टैंड के यहाँ पानी परमानेंट भरा रहता है ना। अब बस स्टैंड के बड़े नाले से और आगे का जो नाला है उसको बीच में से काटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है सड़क को, और वो पानी निकाला जा रहा है। फिर इनकी जरूरत ही क्या थी, फिर ये नालों की जरूरत ही क्या है, जब सड़कों को तोड़ करके ही तुमको पानी निकालना है तो फिर ये नाले क्यों बनाए थे। और वो 48 लाख रुपए का हिसाब दो हमको जो नालों की सफाई के लिए आपने टेंडर जारी करा था। कितनी मोटी चमड़ी वाले और कितने बेशरम हैं ये लोग नगर परिषद वाले कि इनके ठेकेदार निकल गए। पूरी नगर परिषद, पूरी नगर परिषद को अगर किसी ने निगला है ना तो वो ठेकेदारों ने निगला है, और वही ठेकेदार है 25 और 30 साल से जो चले आ रहे हैं, इनको और कोई ठेकेदार नहीं मिलता। 48 लाख रुपए के टेंडर हुए नालों की सफाई के, और फिर भी सड़कें तोड़नी पड़ रही हैं, तब जाकर के पानी निकल रहा है। बताओ अब कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। ओएसडी मैडम ने इन सबका निरीक्षण किया है। और नसिया कॉलोनी से अतिक्रमण की कोई शिकायत आई थी कि साहब ज्यादातर स्कूल है वहां पर और लगातार वो, तो बिल्कुल आज नगर परिषद को ताकीद कर दिया गया वहां से तुरंत अतिक्रमण जो है वो हटा दिए जाए, ये हटा दिए जाएंगे। अतिक्रमण पर प्रभावी कार्रवाई करनी पड़ेगी, इसके साफ निर्देश संभागीय आयुक्त ने भी दिए हैं और ओएसडी मैडम ने भी नगर परिषद को साफ दिए हैं। जहां जहां अतिक्रमण है, लोगों ने कंजस्टेड कर दिए गलियों को, उनको हटाओ। पेच वर्क, आज इसको लेकर के मेरी ओएसडी मैडम से बात हुई, मैंने कहा मैम प्लीज कम से कम इतना तो करवा दीजिए, जहां से सड़कें खुद ही पड़ी हैं, गहरे गहरे गड्ढे हो गए, लोग चोटिल हो रहे हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, कम से कम इनका पेच वर्क तो आप करवा दें, इनका पेच वर्क तो करवा दें। तो एलएनटी को ताकीद कर दिया गया है, आने वाले 2 दिन में या 3 दिन में एलएनटी उन सारे गड्ढों को भरने का काम करेगी। और मैंने भी मैडम को ये सजेस्ट किया, मैम खूब मोटी चमड़ी वाले हैं ये, इनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप कितनी एलएनटी लगा दो, और इतना पैसा इन्होंने कमा लिया और लूट लिया कि अब इनसे आप पेच वर्क करवा सकते हो। ज्यादा नहीं लगेगा, 2 ट्रॉली 3 ट्रॉली से ज्यादा मसाला नहीं लगेगा। गंगापुर में आदर्श नगर, सैनिक नगर, सालोदा रोड, कचेरी रोड, ये ऐसी जगह हैं जहां सड़कें बीच बीच में से खुद ही पड़ी हैं। ट्रॉली में भरो, मसाला डलवा दो, रात में इनसे काम करवा लो, बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल कच्चा जो ये पेच वर्क है ये तो जल्दी से जल्दी करवा दिया जाएगा। मैंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए ज्यादा, गंगापुर के लोगों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस ये गड्ढे भरवा दो मैडम, तो ये काम भी हो जाएगा। ये है एक नाजिम बड़ा तालाब, आज शाम को मैडम वहां का निरीक्षण करने गई थी और वहां भी कोई अतिक्रमण की शिकायत लगातार मिल रही थी, तो वहां भी जो है आज कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 2-3 दिन पहले विधायक साहब ने भी सारे अधिकारियों की, सारे विभागों की मीटिंग ली थी, और जो काम तुरंत करने हैं उनको लेकर के अधिकारियों को फटकार भी लगाई है एमएलए साहब ने, और ये कहा है भैया फौरी तौर पर जो राहत तुम दे सकते हो वो राहत जनता को जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। बुधराम भाई दयाल नगर की बिल्कुल मैंने बोला तो है आपको, ठेकेदार पर सभापति ध्यान क्यों नहीं देते, या फिर कुछ उनको भी कमीशन जाता होगा। मुस्तिक भाई मैं आपको बताऊं, जो सभापति होता है ना वो केवल जनप्रतिनिधि है, वो तो अंतिम मोहर है, प्रथम मोहर नहीं है। लेकिन ये जैया अय्यर टेक्निकल टीम है ना,
रिपोर्ट तो ये बना करके भेजती है, समस्या तो ये है भाई, रिपोर्ट तो ये बना करके भेजती है। आयुक्त महोदय कहाँ है, जयन महोदय कहाँ है, सफाई का जो प्रभारी है वो कहाँ है, अतिक्रमण प्रभारी है वो कहाँ है इनके ऑटो टेम्पर, ऑटो टिपर, कहाँ है इनकी जेसीबी लाइन है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं सर। एक दूसरे पर डालना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हम कर रहे हैं ना, इसीलिए हम भोग रहे हैं। ये बंद करनी पड़ेगी हमको। जो जिम्मेदार है काम उसको करना पड़ेगा, करो भैया, सीधी सी बात है। तो वो चीजें ओएसडी मैडम ने इसको लेकर के अब आगे क्या कुछ होने वाला है और कौन कौन सी चीजों की अपडेट रहेगी, क्योंकि मैं 2-3 दिन से बाहर था तो मैं ज्यादा अपडेट नहीं ले पाया। कल से बिल्कुल फील्ड में सक्रिय रहेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है सर, आज का लाइव इतना ही था, क्योंकि फेसबुक पर था तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। मेरे ख्याल से आपके सामने जो बिजली की समस्या है, पेचवर्क की समस्या है, नालों की समस्या है, इनको लेकर के जितनी अपडेट हो सकती थी मैंने ली है, और कल इन पर प्रभावी रूप से काम करेंगे। कल प्रभावी रूप से इनका फीडबैक लेने का हम प्रयास जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक न्यूज़ 7 राजस्थान को देखते रहिए। लगातार हमारी दिन भर की अपडेट, ब्रेकिंग खबरें जो आती हैं इनको भी शेयर करा करें प्लीज, क्योंकि हमारे चैनल के अलावा शायद कोई ऐसा चैनल भरतपुर संभाग में नहीं है जो दिन भर इतनी खबरें लगाता हो, इतनी ब्रेकिंग लगाता हो, कल की अपडेट देता हो। जोड़ें लोगों को बताएं न्यूज़ 7 राजस्थान के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आप। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।